अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्ले मर्डर इन द कैथीड्रल की समरी। लेट्स स्टार्ट। मर्डर इन द कैथीड्रल। कैथीड्रल का मतलब होता है चर्च। ये जो प्ले है, जो नावल है, ये लिखा है टी.एस. इलियट ने और ये लिखा गया है 1935 में। ये प्ले लिखने का जो मकसद था ना टी.एस. इलियट का, वो ये था कि वो थॉमस बैकेट और हेनरी सेकंड की स्टोरी रिवील कर सके। वो लोगों को बता सके कि जो थॉमस बैकेट था और हेनरी सेकंड था, उसकी असल में स्टोरी थी क्या। और इस प्ले की जो सेटिंग है वो है कैंटरबरी, इंग्लैंड, दिसंबर 1170। ये जो प्ले है ये एक ट्रेजेडी है और इस ट्रेजेडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट 1 है, फिर इंटरल्यूड है और फिर पार्ट 2 है। इंटरल्यूड में थॉमस बैकेट लोगों से एक स्पीच करता है। इंटरल्यूड में शॉर्ट स्पीच है थॉमस बैकेट की। पहले पार्ट 1 होता है, फिर इंटरल्यूड होता है और फिर पार्ट 2 होता है। असल में जो ये प्ले है ना, ये थॉमस बैकेट की मर्डर की स्टोरी है। इसमें बताते हैं कि कैसे थॉमस बैकेट को मारा गया। स्टार्ट में बताते हैं कि जो हेनरी सेकंड थे ना, उसके 4 सोल्जर्स थे जिन्होंने इसको मारा था। अब हम प्ले स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टार्ट होता है जब कोरस से। कोरस एक ग्रुप होता है वुमेंस का जो कि चर्च में होती हैं और बैठी रो रही होती हैं और वो थॉमस बैकेट को मिस कर रही होती हैं, क्योंकि जो थॉमस बैकेट है ना, उसको निकाल दिया गया है मुल्क से। हेनरी सेकंड ने उसको निकाल दिया अपने मुल्क से ड्यू टू रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वो चाह रही हैं कि वो कभी हम वापस ना आए। हालांकि वो उसे मिस कर रही हैं बैठी हुई, वो रो भी रही हैं उसके लिए, थॉमस बैकेट के लिए, लेकिन वो चाहती नहीं है कि वो यहाँ इस शहर में या इस मुल्क में वापस आए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो वापस आएगा तो हेनरी सेकंड उसको मरवा देगा। और वो इस बात से खौफजदा हैं कि अगर यहाँ पे वो वापस आएगा ना थॉमस बैकेट, तो उसको मरवा दिया जाएगा, उसकी जान को यहाँ पे ख़तरा है। तो वो कभी भी नहीं चाहती कि वो यहाँ वापस आए। इसके बाद एक मैसेंजर होता है हिराल्ड। वो आके बताता है कि जो थॉमस बैकेट है ना, वो मुल्क में वापस आ चुका है। ये सुन के वो बहुत परेशान रहती हैं। कोरस जो वुमेंस हैं वो परेशान रहती हैं, क्योंकि उन्हें पहले ख़तरा है कि यहाँ आने से उसकी जान चली जाएगी। तो उसके बाद चर्च से 3 प्रीस्ट जाते हैं उसको वेलकम करने, और हेनरी सेकंड के 4 टेम्पटर जाते हैं। जब वहाँ पे प्रीस्ट और टेम्पटर पहुँच जाते हैं ना उसके पास, थॉमस बैकेट के पास, तो ना वो अपने अपने उनको राय देते हैं, अपने सजेशन देते हैं, मशवरे देते हैं थॉमस बैकेट को, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो जो पहला टेम्पटर होता है ना, फर्स्ट टेम्पटर, वो ना फ्रेंड होता है थॉमस बैकेट का भी और हेनरी सेकंड का भी। इन दोनों का कॉमन फ्रेंड होता है और वो उसको ना याद दिलाता है कि बैकेट को कि हम कैसे रहा करते थे, हम कैसे दोस्त हुआ करते थे, हमने कैसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्से को अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। वो कहता है कि हम दोबारा ऐसे हो सकते हैं अगर तुम अपने रिलेशनशिप को ना ठीक कर लो हेनरी सेकंड के साथ। लेकिन वो कहता है बैकेट मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, और वो उसकी बात को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जो सेकंड टेम्पटर होता है ना, वो कहता है कि ऐसा करो कि तुम ना चांसलर की सीट पे दोबारा बैठ जाओ। वो कहता है मैं ऐसा भी नहीं करूँगा। उसके बाद जो थर्ड टेम्पटर होता है ना, वो कहता है, वो भी चाहता है कि ना तुम ना अपने रिलेशनशिप को ना हेनरी सेकंड जो किंग है ना उसके साथ ठीक कर लो और पहले जैसे हो जाओ। वो कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो इसकी बात को भी रिजेक्ट कर देता है। और जो फोर्थ टेम्पटर होता है ना, वो कहता है कि ऐसा करो तुम ना शहीद हो जाओ, मतलब खुद को ना हमारे हवाले कर दो या खुद मतलब कुछ कर लो। इससे तुम ऐसा होगा कि जब तुम शहीद हो जाओगे ना तो तुम फेमस बन जाओगे। उसके बाद बैकेट कहता है, बैकेट से मना कर देता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि जो शहीद है ना वो एक अच्छी चीज़ है, शहीद होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फेम के लिए या फिर अपनी फैंटेसी को इंक्रीज़ करने के लिए या सेल्फिशनेस के लिए ना शहीद होना ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं अगर हम शहीद हो रहे हैं तो हमारा जो पर्पज़ है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारा पर्पज़ यही है कि हम शहीद होने के बाद फेमस हो जाएंगे या हमारे जो हमारी ग्लोरी है, जो हमारी फेम है वो बढ़ जाएगा, तो ऐसे शहीद होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो उसकी बात को भी रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है और इंटरल्यूड स्टार्ट होता है। इंटरल्यूड में ना जो थॉमस बैकेट होता है ना, वो कैंटरबरी कैथेड्रल जाता है और वहाँ जाके लोगों को इकट्ठा करने के बाद लोगों को स्पीच देता है। और उस स्पीच के जो उसके आखिरी जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ये होते हैं कि लोगों, हो सकता है कि ये मेरी आखिरी स्पीच है। और वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं शहीद होने वाला हूँ, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरी आखिरी स्पीच है, मैं आप लोगों से आखिरी दफ़ा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसके बाद मैं मर जाऊँगा या मुझे मार दिया जाएगा। ये होता है इंटरल्यूड, इसमें स्पीच होती है उसकी। उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में ये होता है कि जो ये हैं थॉमस बैकेट, ये भी वहीं कैथेड्रल चर्च में ही होता है कि वहाँ पे 4 नाइट्स आते हैं हेनरी सेकंड के,
और वो आके पहले बैकेट को सलाम करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि सलाम वगैरह करने के बाद वो कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो, तुमने हमारे जो किंग है ना उसको धोखा दिया है। हमारे किंग ने तुम्हें चांसलर बनाया इंग्लैंड का, लेकिन तुमने चांसलरशिप को ड्रॉप कर दिया। वो कहते हैं कि हमारा जो किंग है ना, तुमने उसकी तमाम पॉलिसीज़ को तोड़ा है, उसकी वायलेशन की है। वो वही पॉलिसीज़ है, वही रूल्स थे जिनको तुमने पहले स्टार्ट में फॉलो किया है और फिर बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ बताते हैं कि जो रियल स्टोरी थी ना वो ये थी कि पहले ना ये जो था ना थॉमस बैकेट, ये रिलीजन वाली साइड पे था, चर्च वाली साइड पे था, और इसलिए ना वहाँ पे इसको चांसलरशिप दी है, इसको चांसलर बनाया है बैकेट को हेनरी सेकंड ने। और फिर ना उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अपने पर्पज़ के लिए, अपने उस पॉलिटिकल रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए, और कहा है कि तुम लोग ऐसे करो वैसे करो, मतलब रिलीजन को ना अपने तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ बैकेट ने कहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी भी रिलीजन को ना सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। तो इसलिए वो चांसलरशिप छोड़ देता है यहाँ पे, और उसकी तमाम जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसके रूल्स होते हैं जो उसे सही नहीं लग रहे होते अकॉर्डिंग टू रिलीजन, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। इसी वजह से उनके दरमियान लड़ाई शुरू होती है। तो जो नाइट्स होते हैं ना, 4 नाइट्स हेनरी सेकंड के, वो उसका बुरा भला कहते तुमने ये किया है, तुमने ऐसा किया है, तुमने हमारे किंग को ऐसे डिफीट किया है, ऐसे तुमने ऐसे उसके रूल्स को वायलेट किया है, हमारे किंग ने तुम्हें दोस्त समझा है, तुम्हें इतना कुछ दिया है और तुमने बदले में उसको ही मतलब धोखा दे दिया है। उसको ऐसा बुरा भला कहने के बाद ना वो उस पर अटैक कर देते हैं बैकेट पे। तो जो प्रीस्ट होते हैं ना चर्च में, वो उसको डिफेंड करते हैं और उन नाइट्स को बाहर निकाल देते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं। तो वो उसके बैकेट कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ज़िंदगी को बचाओ, लेकिन बैकेट कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो मना कर देता है इस बात से। तो उसकी इस बात से लग रहा है जैसे ना वो तैयार हो गया, ख़ुद को शहादत नोश करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जो नाइट्स होते हैं ना, वो दोबारा कोशिश कर रहे होते हैं अंदर आने की, चर्च में अंदर दाखिल होने की, लेकिन जो प्रीस्ट है उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो यहाँ पे बैकेट कहता है प्रीस्ट को कि तुम जाओ और दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि हम किसी के लिए भी जो चर्च है ना इसके दरवाजे बंद करें। यहाँ पे वो शो करता है कि कैसे वो एंड टाइम पे भी सिर्फ अपने रिलीजन की जो पॉलिसीज़ है, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो कर रहा है। वो कह रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी के लिए भी चर्च के दरवाजे बंद करें। तो ये बात सुनने के बाद जो प्रीस्ट होते हैं वो दरवाजे खोल देते हैं, जो नाइट्स हैं वो अंदर आ जाते हैं और उसको मार देते हैं बैकेट को। यहाँ बैकेट मर जाता है। इसके बाद हर चीज़ जो है ना वो उसकी तबाह हो जाती है उसकी डेथ पे। जो चौरस होती हैं, जो वुमेंस होती हैं, वो बैठी रो रही होती हैं उसकी मौत पे। और जो 4 नाइट्स होते हैं ना, वो लोगों के सामने आते हैं और बताते हैं कि कैसे इसने हमें धोखा दिया था थॉमस बैकेट ने, और ये ख़ुद अपनी मौत की वजह बनाया। उसने ख़ुद हमें इनवाइट किया है कि तुम आओ और मुझे मारो। इस प्ले का एंड ऐसे होता है कि जो कोरस होती हैं, ग्रुप ऑफ वुमेंस होती हैं, वो बैठी गॉड से प्रे कर रही होती है, दुआ कर रही होती हैं कि जो ये नाइट्स है ना, इनसे जो गलती हुई है ना, उस गलती को माफ़ कर दें।